साइक्लिक ग्रुप पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। जैसे हम एक ग्रुप लेते हैं G इज इक्वल टू, जिसके एलिमेंट हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इस ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। अर्थात G को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा की पावर 3। तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। इसलिए यह G क्या है, ओमेगा से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। जैसे G इज इक्वल टू क्या है, वहाँ लिखते हैं 1 माइनस 1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू आयोटा की पावर 1 आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 1 की वैल्यू होगी आयोटा ही, आयोटा की पावर 2 की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। तो इस प्रकार G के सारे एलिमेंट फाइंड हो रहे हैं। इस प्रकार ग्रुप G के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हैं। इसलिए हम इस ग्रुप को आयोटा से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप कहेंगे और आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर होगा। इसी प्रकार ये G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इसी ग्रुप के एक एलिमेंट के ओमेगा के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसलिए ओमेगा से जनरेटेड ये साइक्लिक ग्रुप हुआ। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि किसी ग्रुप में यदि 3 एलिमेंट हैं, किसी ग्रुप में यदि 3 एलिमेंट हैं, जैसे G इज इक्वल टू E, A और B, किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट तो हर हाल में होता है। तो ये 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप जो होता है अनिवार्यतः एक साइक्लिक ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप किसे कहेंगे, जिसके सभी एलिमेंट एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हों। लेकिन हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि 3 एलिमेंट का कोई ग्रुप है तो वे अनिवार्यतः अभी क्या होगा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा। तो साइक्लिक ग्रुप पे प्रूव करने का तरीका ये है कि उस ग्रुप के सभी एलिमेंट को उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, तब हम उसको साइक्लिक ग्रुप कह पाएंगे। यदि हम इस G के 2 एलिमेंट A और B लेते हैं, A और B लेते हैं, तो A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो G का ही एलिमेंट आएगा। तो A और B का मल्टीप्लाई जब G के एलिमेंट आएगा तो A इंटू B की वैल्यू या तो E होगी और A इंटू B की वैल्यू या तो A होगी और A इंटू B की वैल्यू या तो B होगी। यदि हम A इंटू B की वैल्यू A इंटू B की वैल्यू हम क्या लेकर चलते हैं, A, तो इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AE। तो यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू E। और जबकि G में 3 एलिमेंट हैं तो ये तीनों एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। E इज नॉट इक्वल टू A इज नॉट इक्वल टू B। तो यहाँ पे यदि AB इज इक्वल टू A लेकर चलते हैं तो AB इज इक्वल टू A को लिख सकते हैं AE, और तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से B इज इक्वल टू E हो जाएगा, जो कि इस बात का विरोध है कि G में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं। इसी प्रकार यदि हम AB इज इक्वल टू B लेकर चलते हैं तो AB इज इक्वल टू B को लिख सकते हैं BE। तो लेफ्ट यहाँ पे राइट कैंसिल में AB इज इक्वल टू B लेकर चलेंगे, यदि AB इज इक्वल टू, तो AB इज इक्वल टू B को लिख सकते हैं हम EB। तो राइट कैंसिलेशन लगा देंगे तो A इज इक्वल टू E आ जाएगा, जो कि इस बात का विरोध है कि G में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं। इस प्रकार जब AB की वैल्यू B के इक्वल नहीं हो सकती और AB की वैल्यू A के इक्वल नहीं हो सकती, तब AB की वैल्यू होगा क्या, AB की वैल्यू E होगा। AB की वैल्यू क्या होगी, E। तो इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट है। अब ये दिखाना होगा कि जैसे हम G के एलिमेंट लेते हैं, G के एलिमेंट A लिए और A, और तो दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा, A इंटू A, तो A स्क्वायर भी G का मेंबर होगा। जैसे यहाँ पे ओमेगा एलिमेंट लेते हैं तो ओमेगा को रिपीट कर देते हैं, ओमेगा ओमेगा बिलोंगिंग G, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी G का मेंबर है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी G का मेंबर है। इसी प्रकार यदि हम G के एलिमेंट A और A लेते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बिलोंगिंग G। तो जब A स्क्वायर बिलोंगिंग G है तो इसका मतलब G में 3 एलिमेंट हैं, E, A और B। तो A स्क्वायर की वैल्यू या तो E होगी अथवा A स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, A होगी, अथवा A स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, B। यदि A स्क्वायर की वैल्यू यदि हम E लेकर चलते हैं, A स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या लेकर चलते हैं, E,
तो अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी ई मान कर चलते हैं, और ए बी इज इक्वल टू ई, दोनों से इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मिल जाएगा। अब ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए बी, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, जो कि इस बात का विरोध आ गया कि जी में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी लेकर चलते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू जब बी लेकर चलेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई होगा, अथवा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा, अथवा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा। तो यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए लेकर चलते हैं तो ए को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए को लिख सकते हैं ए इंटू ई, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या हो जाएगा, ए लेफ्ट साइड से हट जाएगा तो ए इज इक्वल टू ई आएगा, जो कि इस बात का विरोध है जी में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं। अब तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी नहीं हो सकता, तो जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई नहीं हो सकता, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नहीं हो सकता, तो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन बची, तो इसलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा तो जी के एलिमेंट हम क्या लेकर चले हैं, जी के एलिमेंट ये लेकर चले हैं कि जी इज इक्वल टू एलिमेंट है इसके ई, ए और बी। तो जब हम ए स्क्वायर की वैल्यू दिखा दिए कि बी के इक्वल है, तो ये जी रिप्रेजेंट हो गया ई, ए और ए स्क्वायर में। अब यदि हम ई को दिखा दें कि ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में ई भी लिखा जा सकता है, तो जी क्या होगा, जो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप था वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जब जिस ग्रुप के सभी एलिमेंट उसी ग्रुप के एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हों। तो यदि हम ई को ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट दिखा दें, जिसका मतलब जी के सारे एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। तो जब ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे तो ए से जनरेटेड ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो यदि हम ई को दिखाना चाहते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू ई, तो ए क्यूब इज इक्वल टू ई जब दिखा देंगे तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए क्यूब इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू ई दिखाने के लिए क्या करते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं हम, ए क्यूब को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर को हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, ये प्रूव कर चुके हैं कहीं पे। ए स्क्वायर की वैल्यू हम प्रूव कर चुके हैं कि बी के इक्वल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ ए क्यूब को लिख सकते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर के स्थान पे बी लिख देंगे, और ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ए बी इज इक्वल टू है ई, तो ए क्यूब इज इक्वल टू आ गया ई। इस प्रकार जो जी के एलिमेंट इस प्रकार फाइंड हुए थे कि जी इज इक्वल टू ई, ए और ए स्क्वायर। तो ई के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, अब ई के स्थान पे लिख सकते हैं हम ए क्यूब। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब ए स्क्वायर। इस प्रकार हम जी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब। तो इस प्रकार जी में जो 3 एलिमेंट लिए थे ई, ए, बी, तो जी के एक ही एलिमेंट के इंटीग्रल, जी के एलिमेंट हम लिए थे क्या, ई, ए और बी। तो इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर दिए इसी ग्रुप के एक एलिमेंट ए के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में। इस प्रकार ये जी क्या हुआ, ए से जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी 3 एलिमेंट का यदि कोई ग्रुप है तो वह निश्चित रूप से क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। इसको व्यवस्थित रूप से कैसे लिखेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको व्यवस्थित रूप से। इसको क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि ऑर्डर 3 का कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है, प्रूव करो। तो माना जी ऑर्डर 3 का कोई ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई के अलावा 2 एलिमेंट ए और बी हैं। लेट जी इज इक्वल टू ई, ए, बी, वेयर ई इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। जी में क्लोजअप प्रॉपर्टी से क्या होगा, ए इंटू बी बिलोंग इन जी। यहाँ यदि ए और बी ग्रुप जी के एलिमेंट हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई जी का एलिमेंट होगा। जब ए और बी का मल्टीप्लाई जी का एलिमेंट होगा तो ए इंटू बी या तो ई होगा, ए इंटू बी या तो ए होगा, और ए इंटू बी तो बी होगा। तो यदि ए बी इज इक्वल टू ई, आर ए बी इज इक्वल टू ए, आर ए बी इज इक्वल टू बी।
इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए लेकर चलते हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ई, तो बी इज इक्वल टू ई बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी लेकर चलते हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी को लिख सकते हैं ई बी, तो राइट कैंसलेशन लॉ से ए इज इक्वल टू ई आएगा बाई राइट कैंसलेशन लॉ, जो कि इस बात का विरोध है, कंट्राडिक्शन है कि जी में 3 एलिमेंट डिफरेंट हैं, इसलिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए भी नहीं हो सकता और ए बी इज इक्वल टू बी भी नहीं हो सकता। ए बी इज नॉट इक्वल टू ए और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो एक कंडीशन शेष बची, कौन सी? ए बी इज इक्वल टू ई। 3 कंडीशन थी, ए बी की वैल्यू या तो ई होगी, ए बी की वैल्यू ए होगी, ए बी की वैल्यू बी होगी। तो ए बी इज इक्वल टू ए लेकर चले तो गलत परिणाम में पहुँचे, ए बी इज इक्वल टू बी लेकर चले तो गलत परिणाम में पहुँचे। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी की वैल्यू ना तो ए के इक्वल है, ए बी की वैल्यू ना तो बी के इक्वल है। तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। अगेन ए और ए जी के मेंबर हैं, तो ए और ए का मल्टीप्लाई भी जी का मेंबर होगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। यदि ए ग्रुप जी के एलिमेंट है तो ए स्क्वायर भी जी का मेंबर होगा, तो जी में 3 एलिमेंट हैं, ई, ए और बी। तो जब ए स्क्वायर जी का मेंबर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू या तो ई के इक्वल होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू या तो ए के इक्वल होगी, अथवा ए स्क्वायर की वैल्यू बी के इक्वल। इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो ए बी इज इक्वल टू ई हम प्रूव कर चुके हैं पीछे, तो दोनों से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और यहाँ पे ए बी, और लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगाएंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, जो कि इस बात का विरोध है कि जी में तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, अतः ए स्क्वायर का मान ई के इक्वल नहीं हो सकता। अगेन यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मानकर चलते हैं तो ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए को लिख सकते हैं ए ई। तो यहाँ पे लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से ए इज इक्वल टू ई बाई लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, विच इज अगेन कंट्राडिक्शन, ऑल एलिमेंट ऑफ जी आर डिफरेंट, जो इस बात का विरोध है कि जी में तीनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। हैंस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल भी नहीं हो सकती। व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई लेकर चल, जब ए स्क्वायर की वैल्यू ई के इक्वल नहीं है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल नहीं है, तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर की वैल्यू बी के इक्वल होगी। इक्वेशन हो गया सेकंड। तो जी इज इक्वल टू जो ई ए बी 3 एलिमेंट का ग्रुप लिए थे वो इस प्रकार का हो जाएगा, जी इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर, बी के स्थान पे हम क्या लिख दिए? ए स्क्वायर। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए स्क्वायर के स्थान पे बी लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब ए इंटू बी इज इक्वल टू ई है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए बी इज इक्वल टू ई। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? ई। तो ए क्यूब इज इक्वल टू ई, हैंस जी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर ए क्यूब इज इक्वल टू ई। अतः जी ऑर्डर 3 का एक साइक्लिक ग्रुप है। इस प्रकार हम प्रूव किए कि किसी 3 एलिमेंट का कोई भी ग्रुप अनिवार्यतः क्या होता है? एक साइक्लिक ग्रुप होता है।